क्लास एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सूत्रांश के बारे में पढ़ चुका था। सूत्रांश क्या है, आज पिछले क्लास को लेते हुए आगे का क्लास स्टार्ट करेंगे। सूत्रांश एक छोटी आंत का एक भाग है। छोटी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एक उससे पहले आंत दो प्रकार का होता है, एक छोटी आंत होता है, एक बड़ी आंत होता है। छोटी आंत में आपका जो छोटी आंत हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, यह आपका तीन प्रकार के हो जाता है। कौन कौन? पक्वाशय या ग्रहणी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्र ग्रहणी, और इसको बोलते हैं क्षुद्रांश। तो आज हम लोग को पिछले क्लासों में हमने क्षुद्रांश के बारे में पढ़ लिए थे, जो कि क्षुद्रांश आपका छोटी आंत का एक छोटा सा सबसे नीचे वाला भाग का सबसे छोटा भाग है। इसमें आंतरस निकलता है। इन सभी आंतरस का छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में अंगुली जैसी संरचना पाया जाता है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर लंबी या मुड़ा हुआ भाग होता है। इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्षुद्रांश में अवशोषण, किसमें? क्षुद्रांश को इंग्लिश में बोलते हैं इलियम, ILEUM। इंग्लिश भी आपको साथ में याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन अभी आप क्षुद्रांश ही समझिए। क्षुद्रांश का अवशोषण आज हम लोग को पढ़ना है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर जो हम लोग खाना खाते हैं वो पच जाता है। उसको अवशोषित कर सूत्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर मतलब ब्लड वाहिकाओं में चला जाता है। जो पचा हुआ भोजन होता है वह रुधिर में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं वो अवशोषित कर लेता है सूत्रांश में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। सूत्रांश के अतिरिक्त भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है। जो इलियम पर कैसे संरचना होती है, उसका अंदर की संरचना मतलब आंतरिक संरचना कैसी होती है? अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घरोम। दीर्घरोम किसे कहते हैं? जो अंगुली नुमा संरचना, जो अंदर से अंगुली नुमा संरचना का उभार हो, उसी को दीर्घरोम या रसाकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम को आंत में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। क्या करता है? जो दीर्घरोम है, जो पचा हुआ भोजन है, वो अवशोषण के लिए एरिया को बढ़ा देता है, तल को बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में मतलब प्रत्येक में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला देता है। जो छोटे छोटे रुधिर होता है उसका जाल फैला देता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन को अवशोषण होता है। जो दीर्घरोम क्या चीज़ है? यह एक अंगुलीनुमा संरचना है। वही पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं तो शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। किस प्रक्रम को? जहाँ पर कि विभिन्न भागों से होते हुए जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। जो रुधिर से विभिन्न भागों से होते हुए
अंगुलीनुमा दीर्घरोम से होते हुए, रुधिर से होते हुए आपका जो यहाँ तक पहुँचा उसको ही क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। कोशिका में जो है, कोशिका में आपको कभी किसी और क्लास में बता देंगे, जो कोशिका जितना भी कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से ही करता है। लेकिन अभी इतना समझिए, कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ही हो जाता है। जो कोशिका है ग्लूकोज का विखंडन का कैसे करता है, ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O जल में हो जाता है, जो ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वो भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता वह बृहदान्त में भेज दिया जाता है। जो नहीं पचने पाता है उसको कहाँ भेज देता है, बृहदान्त में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बृहदान्त क्या चीज़ है, यह फंक्शन कैसे करता है, इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करें। बृहदान्त क्या है? बृहदान्त अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको ही बोला जाता है बड़ी आंत, या क्या बोला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है? बृहदान्त को ही क्या बोला जाता है, LARGE, लार्ज इंटेस्टाइन, INTESTINE, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आपको पढ़ाने से पहले ओवरव्यू आपको दे देते हैं थोड़ा सा। जो लार्ज इंटेस्टाइन है छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है, परंतु लंबाई में बहुत छोटा होता है। आपको दिखाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन कौन होता है सो। और नीचे होगा और ऊपर में जाना होगा, ऊपर में जाना होगा। देखिए बृहदान्त किसको बोलते हैं? यह जो आपका ये था, ये सब था क्या, छोटी आंत। ये जो है ना आपका इधर से ऐसे ऐसे घूम के आया है, इसी को यहाँ देखिए बृहदान्त कहाँ है, ये चीज़ है। यह बृहदान्त या बड़ी आंत इसको कहा जाता है। बृहदान्त में ही विटामिन B का निर्माण होता है और भोजन के सिकम में भी प्रवेश करता है। यह आपको पढ़ाते टाइम समझा दिया जाएगा। बृहदान्त शुद्रांश की अपेक्षा छोटी, चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत कितना लंबा होता है? 1.5 मीटर। इसका मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करना होता है। जो बड़ी आंत का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है, या बृहदान्त का काम क्या होता है? जल तथा कुछ लवणों को अवशोषित करना। इसका लंबाई कितना होता है? लगभग 1.5 मीटर। यह मोटा होता है लेकिन छोटा होता है। बढ़िया राइमिंग बना, मोटा है पर छोटा है। पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ मूलाशय में चला जाता है। जो खाना पच जाता है वो कहाँ चला जाता है? मूलाशय में, मतलब एनस में चला जाता है, तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। तथा वह कैसा रहता है? अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकल जाता है, मतलब ये लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है, उसे निष्कासन कहते हैं। जो बाहर निकल जाता है उसको क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। छोटी आंत समझ में आया? छोटी आंत में कहने का मतलब हुआ कि यह लगभग 1.5 मीटर का होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो छोटी आंत है बड़ी आंत से छोटा होता है, लेकिन इसको बड़ी आंत क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह मोटा होता है साइज में, लेकिन छोटा होता है। मोटा होने के कारण इसको बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में किस चीज़ का पाचन नहीं होता है? दूसरा बात आपको बता रहे हैं, भोजन का पाचन नहीं होता। तीसरा बात क्या बताया? इसमें जल और कुछ लवण का पाचन होता है।
एक और बात, इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। कहाँ विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे घास वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास कौन क्या चीज़ खाता है? जानवर लोग ही घास खाता है। जो शाकाहारी जीव है वो सब घास खाता है। चलिए इसका पढ़ते हैं और आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा नहीं भी लग रहा तब उसके बाद भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मजाक कर रहे हैं, नहीं लगेगा अच्छा लगेगा तो क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको सब्सक्राइब करने का इच्छा है तो कर लीजिए। इससे मेरा हौसला बनेगा और अच्छा और मन लगा करके और रिसर्च कर आपको वीडियो बनाएंगे तो अच्छा वीडियो बनेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है तो फिर मोटिवेशन भी उतना अच्छा नहीं मिलने पाता है। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हो। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। गाय गोरू को देखिएगा ना कि घास उस दे दिया गया, उसको काट के कहीं से ला लिया, चाहे खेतों में चल रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी खाएगा, बहुत जल्दी जल्दी खाएगा। गाय बैल को चाहे भैंस को लगा दीजिए सानी, जो सब कुछ गोत के सानी गोता जाता है, वो इतना जल्दी जल्दी खाएगा ना लगेगा कि सब हम ही बटोल। अगर दो जन है ना, एक गाय है एक बैल है, तो अपने में झगड़ा करने लगेगा कि हम खाएंगे तो हम खाएंगे, हम खाएंगे तो हम खाएंगे। इसी में सब एकदम पटापटा खाने लगता है। और वह खाता है तो थोड़े तुरंत पच जाता है, नहीं, वह कहाँ ले जाता है? अमाशय में ले जाता है। और उसके बाद जब आराम से बैठेगा तब जुगाली, या खड़ो रहता है तब पर भी मैंने आराम, उसको जब खाली टाइम मिला तब जुगाली करना चालू करेगा। जब वे खाना ना खा रहे हो, वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेता है। वो कहाँ भंडारित कर लेता है? अमाशय में। यह भाग रूमेट प्रथम अमाशय कहलाता है। जहाँ वो अपना भोजन को जमा करता है उसको क्या बोलते हैं? रूमेट बोलते हैं या प्रथम अमाशय बोला जाता है। रूमेट में अमाशय 4 भाग में बटा होता है। जो अमाशय है रूमेट, यह कितने भाग में बटा है? यह आपका कितने भाग में बटा है? 4 भाग में बटा है। रूमेट में भोजन की आंशिक पाचन होता है। रूमेट में कैसा पाचन होता है? कम पाचन होता है, जिसे जुगाल कंड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु उसको छोटे पीड़कों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोम नथन क्या बोलते हैं? जो आराम से खड़ा होकर जुगाली करता है, खाता है। जुगाली करने को क्या कहते हैं? रोम थनक कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं, तथा ऐसे जंतु रूमेंट अथवा रोमथी कहलाती है। घास में किस चीज़ की मात्रा प्रचुर होता है? मतलब घास में किस चीज़ का सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है? सेलुलोज का मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। क्या किस चीज़ का? सेलुलोज की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज का किस चीज़ का बनता है? एक कार्बोहाइड्रेट का बनता है। किसी रूमेंट अथवा हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में सेलुलोज को पचाने के लिए किस अंग का प्रयोग किया जाता था? अब नहीं किया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा या आप गूगल पे सर्च करके बताइएगा, नहीं तो फिर अगर आपको हमें याद पड़ा तो अगला वीडियो में आंसर दे देंगे, नहीं तो लास्ट में ही आंसर आपको दे देंगे अगर याद पड़ा तो। किसी रूमेंट अथवा रोमथी पशु, हिरन आदि के रूमेट में
सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव से सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा जीव जो है सेलुलोज का पाचन नहीं करने पाता है, कुछ कुछ सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्रांश एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अर्धनाल कहते हैं। अर्धनाल किसके क्या होता है? शुद्रांश और बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। एक शुद्रांश और बृहदांत, बृहदांत बड़ी आंत, शुद्रांश छोटी आंत का एक भाग होता है। इसके बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसे अर्धनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। जो सेलुलोज का पाचन कैसे होता है? जीवाणु द्वारा होता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसा बहुत से सूक्ष्म प्राणी है जिसमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र, फिर भी वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने के लिए एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। हम लोग बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ रहे थे, जो बड़े बड़े जीव होते हैं उसके। अब हम लोग पढ़ेंगे छोटे जीव, जैसे एक कोशिकीय जीव, जैसा कि अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। जब कोशिका हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कोशिका के दो प्रकार होते हैं। एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में एक ही कोशिका से उसका पूरा शरीर का फंक्शन कार्य करेगा, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय में हुआ मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, जो भी आप कह सकते हैं। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा कहाँ पाया जाता है? जलाशय में। एक चुटकी अगर एक चुटकी में उठाएंगे ना तो अमीबा इतना छोटा होता है कि इसमें लाखों अमीबा आ सकता है। अमीबा का साइज बहुत छोटा होता है। अमीबा की कोशिका, एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा का कैसा झिल्ली होता है? एक कोशिकीय झिल्ली होती है। यह गोल, सघन, केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। चित्र 2.10। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवध निकलता रहता है। इन्हें पादाप कहते हैं। जो अपना भोजन करता है, जो अपने चलने का, घूमने फिरने का करता है, किस चीज़ से करता है? पादाप से, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अमीबा जो है अपने से छोटे जीव को भोजन के रूप में लेता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य नली में फैल जाती है। अमीबा अपना भोजन कैसे करता है ना, जैसे कि देखिए, यह हुआ, यहाँ कोई एक जीव मिला तो बढ़ के ऐसे बढ़ के ऐसे घेर लेगा और फिर खा जाएगा। फिर यहाँ जैसे कि फिर यहाँ से दिखा तो ये ऐसे यहाँ पे अभी है तो क्या करेगा ना, इधरों से इसे बढ़ के ऐसे इधरों से बढ़ जाएगा और ये इसका अंदर आ गया, खा जाएगा। ऐसे करके अमीबा खाता है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अपना भोजन कैसे यह लेता है? अमीबा अपना भोजन यह चलता फिरता है कैसे? पादाप से, मतलब पैर के द्वारा चलता है। खाद्यदानी में ही पाचक रस प्रस्तावित होते हैं। खाद्यदानी में ही पाचक रस प्रस्तावित हुए खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं।
पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। जो पचा हुआ खाना है वो क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्यान्न द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है। जो भोजन के सबसे मूलभूत चीज़ है वह सब में एक समान होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आत अथवा अंतःशोषित खाद्य पदार्थों के शरीर के अन्य भागों का स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद।